बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुशामदीद कहती हूं आप तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जी हाँ, हर दिन के साथ जब हर दिन की शुरुआत होती है, हर सांस के साथ हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी की कितनी सारी नेमतें हैं जो हमें अता हुई हैं, चाहे वो ज़हनी सेहत हो, चाहे जिस्मानी सेहत हो, या चाहे अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई बहुत सारी नेमतें हो जो हमारे सामने हमारे टेबल पे मौजूद है। तो शुक्र अदा कीजिए हर दिन के साथ, हर सांस के साथ जो है अपने अल्लाह को याद कीजिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को याद कीजिए। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता है जैसे हमारा प्रोग्राम एक टॉपिक बेस्ड होता है, कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा अच्छा मौजू लेकर आएँ कि जिसमें बात हो सके, जिसमें हमारी कोई ऐसी उलझनें हैं जो सुलझ सकें। जी हाँ, आज का प्रोग्राम कनेक्ट करेगा बहुत सारे वालिदैन को तो करेगा, टीचर्स को तो करेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी करेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है, जी हाँ, कि जो इम्तिहानात की बेचैनी है, घबराहट है, दबाव है, वो क्यों होता है। ज़ाहिर है जब आजकल माशाल्लाह हर तरफ एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो है बच्चे जो है मसरूफ़ हैं, और मसरूफ़ से ज़्यादा वो ज़्यादा इस प्रेशर में है, इस दबाव में है, इस घबराहट में है कि क्या होगा। तो इम्तिहान जो है, वो इम्तिहान वर्ड ही ऐसा है, हम दुनिया में आए ही एक इम्तिहान के लिए, हमारे तो वो इम्तिहान भी हैं और ये जो दुनियावी इम्तिहान है, आज हम उस पर ज़रा फोकस करेंगे। छोटे बच्चों की बात करेंगे कि किस तरह उनको इस दबाव से निकाला जाए, किस तरह से वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और वालिदैन कितने सपोर्टिव बन सकते हैं उनके लिए, और उस्ताद जो हैं हमारे, वो किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अर्जुमन ने, और इनके बारे में बताती चलूँ कि माशाल्लाह PhD हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में, न्यूरोलिंग्विस्टिक की भी बहुत माहिर हैं, स्पेशल किड्स की कोच हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जो है ना मेंबर हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ की, साउथ अफ्रीकन सोसाइटीज़ की बहुत ज़्यादा, और बहुत हेल्प करी है बच्चों की इस मामले में कि किस तरह बच्चों को डिफरेंट, आज तो हम एग्ज़ाम एंजाइटी की बात करेंगे, लेकिन किस तरह बच्चों को डिफरेंट माहौल से या डिफरेंट घबराहट से या डिफरेंट प्रॉब्लम से निकाला जाए। तो हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर अर्जुमन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मरियम? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर, आप कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बात करते हैं हम अपने कुकिंग कॉर्नर में, देखते हैं आज मदीहा हमारे लिए कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मरियम? मदीहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का राइस, और ये इंतहाई आसान होंगे बनाने के लिए, क्विक। अगर क्रेविंग हो रही है कुछ खाने के लिए तो बाहर से मत ऑर्डर करें, घर पे बनाएं, और ये इंतहाई आसान है और कम चीज़ों से बनने वाले हैं। ये मेरी क्विक रेसिपी है जो मैं जब अक्सर मैं काम से घर आती हूँ और कुछ खाने का जी कर रहा होता है तो मैं ये रेसिपी तैयार करती हूँ, और ये इंतहाई मज़े की बनती है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ। क्या तो बात। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मसालों में सिर्फ टिक्का मसाला जाएगा। मैंने 1.5 स्पून लिया है, ये खाने का चम्मच, और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च, हाफ चम्मच इसमें नमक जाएगा, और हाफ चम्मच ही इसमें काली मिर्च जाएगी, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं जाने वाला, लहसुन जाएगा, और इसमें मैं सॉसेस डालूंगी जो कि हर घर में मौजूद होती हैं, क्विकली आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, हॉट चिली सॉस है, और थोड़ा सा विनेगर जाएगा। और ये क्रीम मैं ऐड करूँगी इसमें, जो एक क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आएगा और मज़े का टेस्ट आएगा। तो मैं बनाती हूँ और देखते जाइए इसको। ज़बरदस्त मदीहा, आपके साथ हम बागाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहेंगे। आपसे भी पूछेंगे कि आपके बच्चों के जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं आप कितनी परेशान होती हैं। जी अर्जुमंद, आपसे हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। इम्तिहानी बेचैनी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये कोई कैफियत है या कोई बहुत ही पेचीदा मसला है जिस पे बात करनी चाहिए? देखिए, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं क्यों कहूँगी कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अलग तरीके से जज कर रहे होते हैं। ऐसा पेरेंट के फ़ेज़ में होता है, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं तो मैं जानती हूँ, और यूनिवर्सिटी गोइंग भी हैं, छोटे से लेकर बड़े हुए हैं। तो वालिदैन क्या समझते हैं कि वालिदैन ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। इसी वज़ह से उसका, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसी के बेसिस पे हम जज कर रहे होते हैं, उसी के बेसिस पे सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हम ये समझते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेहनत नहीं कर रहा, उसकी टेंशन कहीं और है, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। टीचर्स क्या समझ रहे होते हैं? टीचर्स ये समझ रहे होते हैं कि ये जो मसला है ये परफॉर्मेंस इशू का मसला है, ये लैक ऑफ प्रिपरेशन का मसला है।
और बच्चा खुद क्या समझ रहा होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो आके, बच्चे मुझसे कहते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आके कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है, वी फील लाइक कि हमारा जो ना दिल बाहर आ जाएगा। तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही होती है उनकी। छोटे छोटे बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, बड़ा एग्जाम, मैं बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे टेस्ट की बात कर रही हूँ। उनको प्रेजेंटेशन देनी है, और एक बुक टॉक है, उन्होंने वो करनी है, उस पर भी जो ना उनका दिल इतना ज्यादा धड़क रहा है, दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर वो आके कह रहे हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या कहना था या मुझे आगे क्या लिखना था। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो मसला है ये लैक ऑफ प्रिपरेशंस का है या बाकी चीज़ों का है। दरअसल ये मसला इन सब चीज़ों का है ही नहीं, ये मसला है नर्वस सिस्टम के ओवरलोड का। कि जब हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो किस तरीके से एक्ट करता है, या मैं कहूँगा किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा होता है, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें प्रिपरेशंस करनी पहले से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब खवातीन बहुत ज़्यादा एजेड हो जाती हैं, या मर्द हजरात बहुत ज़्यादा एजेड हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो आके जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जी हिप्नोसिस में लेके जा रही हूँ या टाइमलाइन में लेके जा रही हूँ, तो वो उनको जो कहती हूँ कि कौन सी ऐसा फेज था जब आपको लगा कि आपका दिल उस वक्त बंद हो जाएगा, इतनी तेज तेज धड़केगा। तो जब वो पीछे लेके जाती हूँ, उनसे कहती हूँ देखें, पीछे मुड़ के देखें, अपने पास्ट को देखें, तो वो उनको याद आता है कि अरे वो तो छोटे एक बच्चे हैं। और उनके लिए मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो फेयरफुल आपने फील किया उस वक्त। और 99.9% जो खवातीन हैं जो 50 साल की हो गई हैं, 60 साल की हो गई हैं, वो उसके बावजूद भी ये कह रही हैं कि वो हमारा स्कूल है। हम्म। तो सोचें कि ये मसला कितना बड़ा है, जो बाद में आके जो है ना वो इस हद तक आ गया कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है अब। और फिर वो एंजाइटी किस तरीके से चेंज हो रही है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमास बन रहे हैं, वो क्या बन रहा है, वो एक अजीब सी शक्ल जो है ना वो अख्तियार कर लेती है सही। एंजाइटी। तो ये जो उस असातिज़ा हैं ये भी प्रेशर लेते हैं कि नहीं, ये प्रेशर सिर्फ वो मतलब हेल्प करते हैं आपको इस प्रेशर को रिलीज करने में? देखें, डिपेंडिंग ऑन द टीचर, ये टोटली जो ना ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर है। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसको वाकई फिक्र है तो वो खुद भी जो है स्ट्रेस में होगा। सही। लेकिन कोई अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाता है कि जिसको परवाह ही नहीं है कि आपने कितना किया कितना नहीं किया, उसको सिर्फ नंबर्स चाहिए, आपके आपको सिर्फ पास होना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है ना वो कितना ज्यादा लर्न किया, स्किल्स कितने ज्यादा सीखे हैं, उसको सही। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जी आपके नंबर कितने आ गए। तो ऐसे टीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेते। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स आज की दुनिया पे भी मौजूद हैं जो ख्याल करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग पढ़ा रहे होते थे जी। तो या टीचर्स को जब मैं ट्रेन कर रही होती थी, कैम्ब्रिज के टीचर्स को, तो उस वक्त मैं उन लोगों से बात करती थी कि देखो, मिस्टेक्स आर वेलकम। तो वो हंसते थे कि ये क्या बात करनी, हर टीचर तो ये बात बोलता है ना कि वो मिस्टेक्स नहीं करनी, मिस्टेक्स नहीं करनी, और आप कह रहे हैं कि मिस्टेक्स आर वेलकम। तो मैं उनको यही समझा देती क्योंकि जिस चीज में इंसान गलती कर लेता है ना, वो चीज उसको याद रह जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने नंबर्स की बात की है, आप क्या समझती हैं जी। कि जो इम्तिहानी बेचैनी, ये जो हमारी एंजाइटी है, ये नंबर्स की वजह से है कि ज़्यादा नंबर आने की कोई प्रेशर है उसका, या पास और फेल होने का तो ज़्यादा प्रेशर ये है कि हम फेल हो जाएंगे? क्या क्या कहेंगी आपकी, क्या प्रेशर है? ये नंबर्स का प्रेशर है, पास होने का प्रेशर है, आगे बढ़ने का प्रेशर है, पीछे रह जाने का दुख है, क्या है? नहीं, देखिए होता क्या है कि बच्चा जो है ना वो खौफ सीखता है हम्म। वालिदैन से। अच्छा। क्योंकि अगर मैं कहूँ, जी। और छोटा सा बच्चा है, अगर मैं कहूँ ना कि आप 1 साल के बच्चे को डरा के दिखाएं, आप चौंका सकते हैं, उस बच्चे को डरा नहीं सकते। सही। ठीक है। और अगर आपने किसी बच्चे के साथ मतलब कुछ इस तरीके से बिहेवियर किया, तो चाहे वो छोटा ही बच्चा हो ना, बदतमीजी भी की, गुस्से चीख के बात किया, तो वो भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएगा कि देखो मेरे साथ जो नहीं ये बिहेवियर नहीं चलेगा। छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, लेकिन वो ये कर रहा है सब कुछ काम। लेकिन जब हम बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं तो बच्चा खामोश होना शुरू हो जाता है, वो हर तरह का बिहेवियर टॉलरेट करने के उसमें वो प्रोटेस्ट करना बंद कर देता है। और फिर उस सूरत में क्या होता है, फिर हम उस सूरत में हम ये समझ रहे होते हैं कि जी बच्चा जो है ना इंटेलेक्चुअली लेजी है। ये क्या समझ रहा है, कौन समझ रहा है, ये वालिदैन समझ रहा है। ठीक है। अच्छा, माशरा क्या समझ रहा है, माशरा मार्क्स को इंटेलिजेंस का जो क्या कहते हैं जहनी सलाहियतों का जो ना क्राइटेरिया जो ना करार दे रहा है। फिर बिल्कुल। उसके बाद वालिदैन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि देखो फलां के बच्चे के तो 95% आ गए, या फलां का बच्चा तो उस यूनिवर्सिटी में चला गया, या फलां ने तो ऐसा कर लिया, जी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये जो कंपैरिजन आ तालीमी जाता निज़ाम है ना, है। हाँ, ये कंपैरिजन जब आ जाता है तो बच्चा क्या सीखता है, बच्चे सीखता है कि मुझे अब सर्वाइवल मोड के लिए मुझे इस फेयर को अडॉप्ट करना है। सही।
तो वो जो फेयर जब बन जाता है ना, हम ये कहते हैं ना कि ये फेयर ही है जो बिगड़ के जो है ना, कभी एंजाइटी बन जाता है, कभी डिप्रेशन बन जाता है, कभी जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, कभी कोई और शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो चीज एक ही है, नाम अलग अलग आपने जो है ना वो उसको बिगाड़ बिगाड़ के, फोबिया फेयर है, बिल्कुल। ओसीडी फेयर। अगर हम 90% जो मेंटल मेंटल इलनेसेस हैं, अगर हम उनको देख रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड में जा रहे हैं, उसकी रूट कॉजेज में जा रहे हैं ना, तो वो आपको पता चलेगा कि जी वो फेयर है उसका रीजन। सही। जैसे अपने मेंटल हेल्थ की बात की है, मेंटल इलनेस की बात जी। की है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है या आप कह लें ओवर थिंकिंग है, ये भी एग्जाम्स के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है जन्म लेती है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी क्या रीजंस हैं? देखें, ये नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंक। ओवर, ये नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग ये कोलैबोरेशन है, ये जी। एक ये मिक्स प्लेट है, ये कोई एक चीज नहीं है। इसमें मिक्स प्लेट किस चीज की आती है? घर में जो तनकीद हो रही होती है ना, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कंपैरिजंस हो रहा होता है, ये वो भी है। जो स्कूल में शेम बेस्ड फीडबैक्स दिए जाते हैं, इसमें वो भी है। इसमें जो माशरे का जो फेलियर होने का जो स्टिग्मा है ना, वो भी है इसमें। तो बच्चा आखिरकार ये मान लेता है कि अगर मैं फेल हो गया ना तो मैं वर्थलेस हूँ, या और फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई इज्जत नहीं देगा। जहां पर हमारे इस माशरे में जब हम ये बात बोल रहे होते हैं कि वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? बच्चे को इज्जत देना। बच्चे को वो पैसे दे देते हैं, ख्वाहिशात दे देते हैं, वो इज्जत नहीं देते। अगर हम ये सही। कह रहे हैं कि कोई चीज मना भी करो तो इज्जत के साथ मना करो, तो वो नहीं कर रहे होते। वहां पे उसको एक चीज उसके जहन में आ जाती है कि अगर मुझे इज्जत चाहिए ना तो मुझे ये मार्क्स लाने होंगे, अगर मुझे इज्जत चाहिए ना तो मुझे ये परसेंटेज चाहिए, मुझे इस तरह का स्कूल में रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, मुझे बुक टॉक में करना है, मुझे स्पीचेस देनी है, मुझे स्पोर्ट्स में करना है, या XYZ। हम एग्जाम्स को सिर्फ एग्जाम्स की हद तक ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जो लिखा जा रहा है वही एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि अगर कोई सॉकर में है बच्चा या कोई और स्पोर्ट्स में है बच्चा, और वो कह रहा है कि जी मेरे वालिदैन मुझे उसके लिए इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें तो बेस्ट होना है, तो तुम्हें तो बेस्ट होना है। ये जो एक प्रेशर है, ये जब आता है ना, वहीं से एंजाइटी शुरू हो जाती है, एंजाइटी अपना काम करना शुरू कर देती है। सही। और अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये एग्जाम एंजाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है एज अ टीचर? एज अ टीचर बिटवीन 7 years old till 17 years old सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अभी जो रीसेंट रिकॉर्ड्स, अगर मैं उनको, अगर स्टैटिस्टिक्स जो है अगर मैं उनको टैली करूँ ना, तो जी। जो छोटा बच्चा है, जो क्योंकि उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है, जो बिल्कुल। जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको समझ ज्यादा आ रही है। तो जो छोटा बच्चा, जो 7 साल से छोटा बच्चा है, उसको एंजाइटी है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। वो नहीं बता सकता कि उसके दिल की हालत क्या हो रही है, उसको हाथों में पसीने क्यों आ रहे हैं, वो क्यों सबके सामने बोल नहीं पा रहा, अपने बाकी क्लासमेट्स के सामने वो क्यों बातचीत नहीं कर पा रहा। किस तरीके से पता चल रहा होता है? इस तरीके से पता चल रहा होता है कि वो बच्चा ऐसा है जिसके कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। तो वो फेलियर वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि वो अपना दोस्त नहीं बना पा रहा वहां। सही। या फिर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि उसको कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा, किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि उसको उसको टॉलरेट कर पाए। जिसके जितने ज्यादा दोस्त हैं उसके पास उतने ज्यादा लोग हैं उसको टॉलरेट करने वाले, और उसका बिहेवियर उतना अच्छा है जिसको हम कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही होती है ना, तो वो एक फेज है, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन एंजाइटी मौजूद है, सही। जो छोटा बच्चा। हम्म। ठीक। फिर उसके बाद जो आ जाती है कि हम 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन फिर भी फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सही। फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसका टैब बंद कर देंगे, उसका आईपैड बंद कर देंगे, वो गुस्सा करेगा, वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएगा कि जी ये गलत हुआ मेरे साथ, मेरा टीवी क्यों बंद कर दिया, मेरा खेल क्यों बंद कर दिया, मेरा ये क्यों कर दिया, मेरा वो क्यों कर दिया। वो सारी चीजें करेगा। या फिर आपको एक बिहेवियर नजर आएगा, एग्जाम्स के दिनों में सबसे ज्यादा नींद आ रही होती है। बिल्कुल, नींद बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्स के दिनों में पेट सबसे ज्यादा खराब होता है। सही। बच्चा आधा से ज्यादा टाइम जो है ना, बच्चे की क्या बात करें, हम बड़ों की बात भी है। जब मैं अपने थीसिस लिख रही थी, मेरा खुद अपना जो है ना वो बार बार जो है ना पेट खराब होता है। मैं हंसती थी बैठ के बाथरूम में, क्या मैं तो लिखी इन सब टॉपिक्स पे रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, पेट खराब होता है सबसे ज्यादा। बहुत सारे बच्चे दे दे डू ओवर ईट, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे थे, मुस्तकिल चिप्स खा रहे होते हैं। मैंने एग्जामिनेशन हॉल्स में देखा कि हर बच्चे के हाथ में जो ना वो चिप्स का पैकेट है, जबकि हम कह रहे हैं कि एंजाइटी को कम करना है ना, तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा सही। आपको। हम्म। आपको जंक नहीं खाना, और सबसे ज्यादा चॉकलेट खा रहे होते हैं, हम्म। एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं जिसमें फुल ऑफ कैफीन है,
और वो सारी चीजें कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उस बिल्कुल दौरान, लेकिन है, जिस बच्चे को जितनी ज्यादा समझ है उस बच्चे को उतनी ज्यादा एंजाइटी महसूस होती है, होती है। और जिस बच्चे को उतनी कम समझ है उतनी ज्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हो सही उसको भी रही है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सही। अच्छा अर्जुमन, आपने माशाल्लाह काफ़ी केसेस आप बच्चों के साथ डील करती हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक आम स्टूडेंट आपके पास आए और वो किसी और खौफ का शिकार हो, लेकिन आप समझती हैं कि एग्ज़ाम एंजाइटी जो है वो डिफरेंट, उसके सिम्टम्स डिफरेंट हैं, तो किस तरह आप टैकल करती हैं, किस तरह आप उसकी रूट तक पहुंचती हैं, और किस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि एक आम खौफ और एग्ज़ाम एंजाइटी का खौफ ये दोनों डिफरेंट है? देखिए मरियम, खौफ बुरा नहीं होता, सही। ये बात समझने की जरूरत है। खौफ, अगर मुझे आज अगर सांप का खौफ नहीं है तो शायद मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा खौफ बहुत अच्छा है, या अगर मुझे अल्लाह का खौफ नहीं है तो मैं बहुत बहुत गलत काम करूंगी, या मुझे दोजख का या जहन्नुम का खौफ नहीं है तो मैं बहुत गलत काम करूंगी। तो बिल्कुल खौफ इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपको खौफ आपको पैरालाइज कर दे, आपको रोक दे काम करने से, आगे बढ़ने से, आपको ऐसा कर दे आपके ब्रेन को जैसे आप ब्लैंक हो गए बिल्कुल ही, वो खौफ खौफ बुरा होता है, ठीक है? तो अगर फोबियाज की अगर मैं बात करूँ, फोबिया भी एक टाइप है खौफ की। अगर कहते हैं ना कि जी वो कैट का फोबिया है, बर्ड का फोबिया है, या पानी का फोबिया है, या हाइट का फोबिया है, अगर वहां पे आप पैरालाइज हो गए और आगे अपने फंक्शनल नहीं रहे, कुछ काम नहीं कर सके, तो सही। वो खौफ जो है ना वो बुरा है। हम्म। उसके लिए देखें, हम शुरू से जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना तो हम उनको डरा रहे होते हैं, जो वालिदैन बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं कि अगर बच्चा आपका 7 साल से छोटा है और आपको आप उस बच्चे को इससे भी डरा रहे हैं, उससे भी डरा रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बच्चे के दिल में और बच्चे के जहन में पहले दिन से खौफ डाल दिया कि भाई तुम्हारा तो सर्वाइवल ही नहीं है अगर तुम डरोगे नहीं तो। एक तो सही। ये चीज डाली। जी। लेकिन अगर बच्चा ऑलरेडी जो मेरे पास आ रहा है और वो पहले से 10-15 साल का जो है ना वो बैकलॉग लेकर आ रहा है, हिस्ट्री लेकर आ रहा है, कि जिसको ऑलरेडी इतना ज्यादा खौफ मौजूद है कि वो हर चीज से डरने लगा है। अब तो वो छोटी छोटी सी जो ना वो जरा जरा से भी जो रिस्क होते हैं ना, जो बच्चे बड़े खुल के हैप्पीली ले लेते हैं, वो रिस्क भी नहीं ले रहा। तो हर चीज से डरा है। तो हम उस सूरत में कहते हैं वालिदैन से कि जी यहाँ पे जरूरत है कि आप एक सफर पे लेके निकलें अपने बच्चे को। सही। क्योंकि सफर क्या है, ट्रैवलिंग जब बच्चे कर रहे होते हैं ना तो एक अनसर्टेनिटी होती है, उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, सही। कब होने वाला है, कैसे होने वाला होता है। जी। तो फियर को ओवरकम करने का बहुत अच्छा रास्ता है कि हम काफी सारी चीजें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक चीज ये है कि हम ट्रैवलिंग करें बच्चों के साथ। दूसरी चीज ये कि उन बच्चों को उन लोगों से दूर रखें जो उनको डरा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक बच्चा आ रहा है तो उसको किसी किसी XYZ ने जो है ना उसको एक डॉल से डरा दिया, कोई मूवी देख ली थी बच्चों ने, और बच्चों ने मूवी देखने के बाद जो है ना वो डॉल से डर गया बच्चा। तो वो, अब मैं क्या कहूँ, जिस बंदे ने उसको वो दिखाई थी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बच्चे को उससे सबसे पहले दूर रखूँ, या हर उस बंदे को बच्चे से दूर रखूं, या बच्चे को हर उस बंदे से दूर रखूं जो उसको बार बार खौफ का रिमाइंडर दिलाता है, सही। और बार बार खौफ दिलाता है उन सब चीज़ों से जो उसके लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि खौफ और ये जो एंजाइटी है, खौफ है, ये उसको उसके ब्रेन को डैमेज कर रही है। इट्स नॉट हेल्पिंग देम, सही। किसी सूरत हेल्प नहीं करी। सही। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी कि एग्ज़ाम एंजाइटी जब होती है, जब इम्तिहानात में हमें परेशानी होती है, घबराहट होती है, प्रेशर होता है, तो उसमें हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हमें खौफ है, हमें चीज़ें याद नहीं हो रही होती, बच्चों को चीज़ें याद नहीं हो रही होती, पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि आप तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, वो कहते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें सब आता है, लेकिन उनके रिजल्ट्स उतने 100% नहीं आते। वहाँ पे क्या कमी रह जाती है? देखो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक दिन का जो वो रिजल्ट है ना वो जी। हमारे पूरे साल की कैपेबिलिटीज को डिफाइन कर जाता है। एग्जैक्टली। जी। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और बहुत सारे स्कूल्स तो इस पे काम कर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पे जो ना हम रिपोर्ट देंगे, हम एक दिन के एग्जाम्स पे हम रिपोर्ट नहीं देंगे। सही। तो वो कहते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक वाइज एग्जाम्स लेते चले जाते हैं, टेस्ट लेते चले जाते हैं, और फिर क्लब करके वो कहते हैं कि जी बच्चे ने होमवर्क किया था पूरा साल तो हम उसके इतने नंबर दे रहे हैं, बच्चे ने इतने टेस्ट पास किए थे तो हम उसके इतने नंबर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद फाइनल के इतने नंबर हैं।
तो वो जो पैनिक हो जाता है ना उस टाइम पे बच्चे को, खास तौर पे एग्जाम्स जब लिख रहा है, बच्चे ने पूरे साल बहुत अच्छी से तैयारी की हुई है, लेकिन एग्जाम के टाइम टाइम पे जब वो बच्चा पैनिक हो गया, वो नहीं कर पाया। अच्छा, बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि बच्चा पैनिक भी नहीं होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसने लिखा क्या है। सही। और जब रिजल्ट आता है तो वो खुद भी उसके बाद भी कह रहा होता है कि जी मैं तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मुझे तो लग रहा था मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा तो ए स्टार आएगा, ये मेरा बी माइनस कैसे आ गया। बिल्कुल। तो उस सूरत में यहाँ अगर गड़बड़ है कि बच्चे को पता ही नहीं कि उसने क्या मिस्टेक की है, तो उस सूरत में जो ना वो कोच की ज़रूरत है, एक बेटर आईईपी की ज़रूरत है, एक बेटर थेरेपीज की, एक बेटर वे ऑफ नॉट थेरेपीज, एक आईईपी की ज़रूरत है उस वक्त। एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है कि जो उसको बार बार एग्जाम प्रैक्टिस कराए, उसको पता हो कि जो लिंग्विस्टिक्स हैं एग्जाम्स में इस्तेमाल होने वाले, जैसे कि एग्जाम्पल दूँ मैं कि इवैल्यूएट में और एनालाइज में क्या डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इवैल्यूएट करना पूछा हो और आप जज बनने के बजाय उस वक्त, क्योंकि इवैल्यूएशन में आपको जज करना दोनों में से कि कौन सा सही है क्या, और एक साइड लेनी है, यू हैव टू पिक अ साइड। और वो इवैल्यूएट करने के बजाय वो एनालाइज कर रहा है आंसर को, वो अगर वो एक्सप्लेन करने का पूछ रहे हैं तो वो कुछ और कर रहा है। तो ये उसको टर्मिनोलॉजीज अगर नहीं आती एग्जाम की, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन अगर बच्चे को पता है और एग्जाम दे के आते के साथ ही बच्चा रो रहा है कि मेरा तो बहुत खराब पेपर हुआ, जबकि मैंने तो पूरी अच्छी सी तैयारी की थी, इसका मतलब है कि वहां पे उसने पैनिक किया। उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में जब बस बच्चा पैनिक कर रहा है, तो बच्चे को भी एग्जाम से पहले हम प्रिपेयर कराएं कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं इससे पहले भी शायद कह चुकी हूँ इस चैनल पे या किसी और चैनल पे, मैं कह चुकी हूँ ये बात कि बच्चे जब मेमोराइज कर रहे होते हैं ना, तो वो लेट के कर रहे हैं, फ्रीली कर रहे हैं, चलते फिरते टहलते टहलते कर रहे हैं, तो वो उनकी उसी वक्त उस मसल्स में उनकी वो मेमोरी स्टोर हो रही होती है। तो जब वो बैठ के टेबल चेयर पे काम करते हैं ना, तो उनको चीजें याद ही नहीं आती, क्योंकि सही। वो उस जगह पे जब वो जैसे ही वो खड़े होंगे या जैसे ही वो वैसे लेटेंगे, जब जैसे उन्होंने मेमोराइज किया, तो उनको वो सारी चीजें वापस याद आ जाएंगी। तो हम ये कहते हैं कि जी जब बच्चा मेमोराइज करना शुरू करे, तो सबसे पहले वैसे ही मेमोराइज करे, वैसे ही प्रैक्टिस करे जैसे एग्जाम हो रहा है उस वक्त उसका। तो आप जैसे समझती हैं कि ये चीजें जो है मेमोरी को अफेक्ट करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपकी मेमोरी जो है, अगर आप एग्जाम्पल दूं मरियम, अगर आप माशाल्लाह से बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप भी पीएचडी हैं, अगर आप जो हैं, अगर आपको एंजाइटी का अटैक हो जाए या पैनिक अटैक हो जाए, आपका दिमाग चलेगा? सही। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। तो अच्छा, आपकी मेमोरी चलेगी, आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, उसके बावजूद भी जो है ना वो आप गड़बड़ें करेंगी। आप जो ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, हम तो बहुत बड़े हैं, वो तो फिर बच्चे हैं, सही। उनका तो फिर कोई कसूर नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी चीजें हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, जैसे पैमोडोरा टेक्निक्स हैं, वो हम सिखाते हैं कि जी 25 मिनट्स जो ना वो फोकस लर्निंग हो, 5 मिनट्स का ब्रेक हो, फिर जी। 25 मिनट्स लर्निंग हो, फिर इस तरीके से वो टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्किल बेस्ड इवैल्यूएशंस होनी चाहिए, और कंटिन्यूस असेसमेंट्स होने चाहिए, और ओरल और प्रैक्टिकल इंक्लूजन्स भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही से जो है ना इस प्रॉब्लम से निकल पाए, अच्छे एजुकेटेड इंसान बने, ये ना हो कि वो जो एक दिन की चीज़ें हैं उनकी कैपेबिलिटीज को डिसाइड करें। सही। अच्छा, आपकी कंपनी जो है वो कितनी अफेक्ट करती है आपको? क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो कितना आपकी पर्सनालिटी पे असर डालता है, आपके कितने खौफ को कम करता है? देखें, कंपनी, वैसे तो दोस्त बहुत ज़रूरी है इंसान इंसान की ज़िंदगी के लिए, और ख़ासतौर पे एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए, क्योंकि आप उनको दोस्तों को कुछ भी बताएं ना, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सही। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मुस्तकिली डरा रहा है, तो ये जो दोस्त हैं, जो मैंने आपसे इससे पहले भी कही ना, कि ऐसी कंपनी को दूर करें, एनवायरनमेंट को दूर करें, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें जो आपको डरा रहा है। अगर मेरे पास कोई ऐसा दोस्त आता है जो मुस्तकिल मुझे कहता रहे ना कि तुम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, सो एक टाइम ऐसा आएगा ना, होता है ना कि कतरा कतरा गिर के जो है ना वो पत्थर में भी जो है ना वो सुराख हो जाता है। सही। तो वो मुस्तकिल अगर गिरता रहे, तो मैं अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दूंगी कि हाँ मैं नहीं कर सकती, और फिर जब मैं एग्जाम्स के लिए बैठूंगी ना, मुझसे होगा ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मदिया से पूछते हैं, मदिया की रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, और मदिया से भी फिर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। जी मदिया, बताइएगा। जी मैंने चिकन ऑयल में पहले ऑयल में मैंने लहसुन को फ्राई किया, चॉप करके डाला था,
फिर मैंने जो चिकन है वो ऐड कर दिया, उसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, काली मिर्च, तिक्का मसाला और कुटी लाल मिर्च ऐड की। और इसको अच्छे से मसाले को जब आप चिकन और ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसका एक फ्लेवर अलग से निकलता है और उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। बहुत शुक्रिया मदिहा, आपकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसी तरह आपको भी मैं ज़रूर कहूँगी कि आप प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। और वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल होइए। बताइए हमें कि आप किस तरह का खौफ फील करते हैं जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं एज अ वालिदैन और एज अ टीचर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम ब्रंच टाइम में। बात हो रही है आज कि किस तरह एग्ज़ाम एंजाइटी जो है वो बच्चों की सेहत को मुतासर करती है, किस तरह से ये खौफ जो है हम दूर कर सकते हैं एज अ पेरेंट अपने आप से। वालिदैन हम बहुत ज़्यादा ज़हरा बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है तो मेरा ख्याल है बच्चों का भी जो एग्ज़ाम है वो शुरू, वालिदैन का भी एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है, वालिदैन भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं कि किस तरह उस प्रेशर को कम किया जाए, घर का माहौल बेहतर बनाया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके और अपनी कारकर्दगी को जो है वो बेहतर बना सके। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्जुमन। डॉक्टर अर्जुमन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आजकल का, सबसे सब दुनिया इससे मुतासिर है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बच्चों की ज़िंदगी में, सही है, वालिदैन की ज़िंदगी में भी है, और इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात भी हैं कि आप उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो सोशल मीडिया है ये बच्चों की कारकर्दगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है या उससे कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है? मरियम, अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो वो नुकसानदायक है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। ये बात आपको, मतलब हमको ये बात समझनी होगी। सही। तो स्क्रीन लिमिट से जब बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा कॉज क्या होता है, क्योंकि एज अ पेरेंट भी और एज अ स्टूडेंट भी, दोनों सूरतों में जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे होते हैं अनइंटेंशनली और अनकॉन्शियसली। हम कर रहे, हम कह नहीं है भाई हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो कंपेयर नहीं करते अपने आप को किसी और से, लेकिन हमारा ब्रेन अनफॉर्चुनेटली कर जाता है। एक तो पहली चीज़ ये हो जाती है सही। कि जिसकी वजह से हम ये समझने से कासिर हो जाते हैं कि जो हाईलाइटेड रील्स जो है ना, ये असल लाइफ नहीं है, ये सिर्फ एक रील्स ही हैं जो एक ही जगह पे हैं, ये असल दुनिया नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक द फेयर ऑफ फोमो जो होता है ना, फैक्टर ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, ये भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा होता है, और फिर ये आपकी कामयाबी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है और एक ऐसे सर्कल को तंग करता चला जाता है कि जो कामयाबी थी ना वो नाकामी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो दिमाग आपका जो ना वो चाह रहा होता है कि आप क्वालिटी पे जो है ना वो रीअश्योर करो, लेकिन ये कहता नहीं भाई आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि ये लोग तो मेरे दोस्त हैं, ये तो सोशल मीडिया पे मज़े कर रहे हैं और मीम्स शेयर कर रहे हैं, रील्स शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो है ना वो बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी एक, या हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैठ के। देखिए, अगर आपके बच्चे कामयाब होंगे तो रिवॉर्ड उनको नहीं मिलने वाला, आप ही को मिलने वाला है, या अगर आप कामयाब होंगे तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो जो थर्ड चीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि वैलिडेशन की एडिक्शन, जो डोपामिन हमारा रिलीज होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, तो अब हमने पहले पुराने ज़माने में ना हम अपने घर वालों से कंपेयर करते थे, फिर मोहल्ले वालों से कंपेयर करने लगे, अब हम अपने आप को पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। ठीक है, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वहां पे बैठ के जो है ना वो जो यूके में बंदा है या जो प्रदेश में बैठा हुआ बंदा है दुनिया के दूसरे कोने में, वहां पे जो बंदा बैठा है, मैं उससे अपने आप को कंपेयर करी कि भाई उसने तो इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली और मैं तो यहीं पे बैठी। हर एक के हालात अलग होते हैं, हर एक के वाकयात अलग होते हैं, और हर बंदा अलग तरीके से प्रोग्रेस करता है। कोई किसी की प्रोग्रेस जो ना शुरू के 10 साल में है, किसी की प्रोग्रेस आखिर के 10 साल में। लेकिन जब हम कंपेयर करने के लिए आते हैं, को फोकस हमारा उसी पर ही होता है जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कि उससे अपने आप को कंपेयर करके जहनी जो है डिप्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं बोलूँ मरियम, जी। आप आज से अगर 10 साल बाद भी मैं आपसे पूछूं, 10 साल पहले भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी ना कि मरियम आज के आपके हालात कैसे हैं, आप ही नहीं अच्छे नहीं हैं, और मैं 10 साल बाद भी पूछूंगी ना कि आज के आपके हालात कैसे हैं, तो आप ये नहीं नहीं अच्छे नहीं हैं। आइए,
क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो फीलिंग होती थी, जो कंटेनमेंट होती थी, जो शुक्र का फैक्टर होता था कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड, वो जो है ना वो कहीं से चला गया, वो कहीं मिस हो गया। बिल्कुल। इस वजह से हमारी जो सोचें हैं वो सिर्फ या तो कहते हैं ना हमारे पास तीन बटन थे, एक पहला बटन था फ्यूचर का, दूसरा था पास्ट का, और तीसरा बटन था प्रेजेंट का। हमने क्या किया, अपने प्रेजेंट के बटन को बंद कर दिया और फ्यूचर पास्ट के बटन को जो ना वो हमने ऑन किया हुआ है। ऑल दो हमें करना इसका ऑपोजिट था। जी। हमें अपने फ्यूचर के और पास्ट के बटन को बंद करके सिर्फ प्रेजेंट के अंदर अंदर देखना था, अंदर सोचना था। अभी अगर कोई बंदा मेरे पास आता है या कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसे कहती हूँ, और वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, सबसे मेन चीज़ है बहुत बच्चे रोते हैं। बिल्कुल। और मैंने यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं उनको रोते हुए देखा है, और लड़कों को रोते हुए देखा है कि वो रो रहे हैं, हो गया हमें याद नहीं हो रहा, अब हमें कुछ याद नहीं रहा, हम याद करते हैं आधे घंटे बाद हम भूल जाते हैं। हम क्या करें, तो हम उनसे कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लो। हम्म। अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर 100% है तो तुम सिर्फ 5% याद करो। अभी तुम्हारी प्रोग्रेस ये होनी चाहिए कि छोटी सी प्रोग्रेस हो तुम्हारी, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स। बड़े स्टेप ये नहीं हो कि तुम्हें पूरा सिलेबस याद करना है, पूरा सिलेबस मेमोराइज करना है। एक पहला 5% करो, एक चैप्टर का 5%, फिर उस चैप्टर को आहिस्ता 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 करके कंप्लीट करो, फिर बिल्कुल। उसके बाद दूसरी जगह पे जाना। लेकिन ये जो सोशल मीडिया हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया कहता है कि नहीं भाई आप यूं देखो फौरन मेमोराइज हो जाएगा, ये आपको कह रहा है। अच्छा चलो, उसके अलावा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो विजुअल है, जी। जो देख के समझते हैं ज़्यादा। तो एक वो जो ट्रेंड था, जो टीचर्स आते थे लेक्चर देते थे और चले जाते थे, बोर्ड पे लिखते थे चले जाते थे, वो ट्रेंड चेंज हुआ है। वक्त बदल गया, बिल्कुल लेकिन ऐसे। वक्त बदल गया, लेकिन हमने उसकी कॉस्ट क्या दी, हमने उसकी कॉस्ट ये दी, हमारे बच्चों की आंखें दी, सबके चश्मे लग गए। हमने उसकी कॉस्ट क्या दी, हमने उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट जो हमने अदा की वो ये कि हमारे बच्चे को फ्री डोपामिन मिलना शुरू हो गया, वो हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए। अब वो एक ऐसी चीज का आदी हो गया कि उसको हर चीज बहुत जल्दी से चाहिए, वो सब्र करने के लिए तैयार नहीं सबर है। पेशेंस है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, जल्दी जल्दी। पेशेंस करने के हाँ, लिए। अब जल्दी। वो स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। अगर आज मैं किसी बच्चे से कहूँ कि जी तुम्हें तुम रुक जाओ यहाँ पे, अगर तुम फेल हो भी गए तो भी क्या होगा, तो कहता है कि नहीं मेरा आगे का टाइम निकल जाएगा। भाई एक साल अगर आज यहाँ पे निकल भी गया तो भी कोई बाद में तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक साल तुम भूल जाओगे। लेकिन उसके लिए क्यों, क्योंकि एक ऐसी चीज हो जाएगी जो वो दुनिया को फेस नहीं कर सकता, और वो जो कंपेयर कर रहा है सोशल मीडिया से अपने आप को, वो क्या करेगा। और ये जो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, एक ऐसा ओवरलोड है जिसके बाद जो काम की चीजें हैं ना वो याद नहीं रहती। और एक ऐसी बिल्कुल। ट्रेजिडी है, एक कहने के नाम पे जो है ना ये एक सक्सेस स्टोरी आपको जो है ना वो नजर आ रही है, एक छोटी सी कहीं पे किसी की, कि उसने अपनी सक्सेस स्टोरी डाल दी है, एक एडवाइस दे दी है, लेकिन उसके पीछे जो ड्रामा चल रहा है, जो ट्रेजिडी चल रही है, जो उसके वो पीछे नहीं पता, बिल्कुल वो हमें नहीं पता। नहीं पता, तो हम हम क्या उससे जो समझ है रहे लाइल्म हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं मदीहा से भी पूछना चाहूंगी, मदीहा एग्जाम एंजाइटी, जाहिर आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके बच्चे जब ये एग्जाम्स का सीजन आता है कितने प्रेशर में होते हैं और आप कितने प्रेशर में होती हैं एज अ मदर? एक्चुअली मुझे ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों से। बच्चे कहते हैं वी नो एवरीथिंग, मुझे आता है, आई एम प्रिपेयर्ड, बट क्योंकि हम लोग जिस एरा से हैं, हम लोग जो थोड़ा पीछे जाएं कुछ साल, तो हम लोगों को तो बहुत एंजाइटी होती थी एग्ज़ाम से पहले, और मैं वही एंजाइटी अभी भी जब मेरी बेटी का एग्ज़ाम आता है तो तब मैं फील कर रही होती हूँ। बट मेरी बेटी बहुत सेटिस्फाई होती है, वो कहती है आई नो एवरीथिंग, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बट ये एक लेवल है कि ये शायद हमारी सोच है कि ये एक प्रेशर लेने वाला काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी नहीं लेती टेंशन, और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सही, तो ये कितनी अच्छी बात है ना मदीहा कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद जहनी तौर पर मुतमईन होना, रिलैक्स होना, अपने आप को जो है काम रखना, पुरसकून रखना, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपके घर का माहौल भी ठीक रहता है, बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, और जो भी वो सीखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे वो बुक से है, चाहे अपने टीचर से हो, या चाहे वालिदैन से है, वो सब कुछ रजिस्टर करते हैं। और जब चीज़ रजिस्टर हो जाती है आपकी मेमोरी में, आपके माइंड में, तो वो आपको कभी नहीं भूलती, और वही आपकी जो इम्तिहानात हैं उसकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेहतर साबित होती है। अच्छा मदीहा, अपनी रेसिपी का भी बता दें प्लीज़ हमारी ऑडियंस को।
जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिकन में जब हम मसालों को भूनेंगे तो उसकी जो स्मेल और उसका जो एक मज़े का जो एक फ्लेवर है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। देन आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। मैंने चिली सॉस ऐड की, सोया सॉस ऐड की, थोड़ी-सी ऑयस्टर सॉस ऐड की और उनको मिक्स करके हमने उसके अंदर पकाना है। थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना है और देन मैंने इसमें क्रीम का एक प्याली मैंने ऐड की, जिससे एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और मज़े का एक क्रीमी सा एक फ्लेवरफुल राइस बनेंगे। उसमें मैंने और एक बात मैं आपको टिप देती चलूँ, जब भी कोई वाइट कलर की चीज़ हम अपने कुकिंग में ऐड करते हैं, लाइक योगर्ट हो गया, क्रीम हो गई, उसको हमें उसमें स्लोली ऐड करना है और हिलाते जाना है जब तक वो उसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो आपने ऐसे ही करना है। हमने क्रीम ऐड की और उसको कंटिन्यूस हमने हिलाना है ताकि वो जो है क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। अदरवाइज़ वो जो क्रीम होगी या योगर्ट होगा वो फट जाएगा जब आप उसको अपने खाने में ऐड करेंगे। तो देन आपने इसको पकाना है और इतनी ग्रेवी रखनी है कि जिसमें हमारे राइस जो हैं वो मज़ेदार किस्म के उसमें मिक्स हो जाएँ। देन मेरे पास बॉइल्ड राइस मौजूद थे, मैंने वो राइस इसमें ऐड किए और इसमें हरा धनिया ऊपर से ऐड किया और ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से ऐड किए और इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। ज़बरदस्त मदीहा, आपकी रेसिपी और इसकी खुशबू जो है वो हमें बहुत भा रही है और बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लेकर आया करें ताकि हम जो एंजॉय कर सके, हमारी ऑडियंस जो है वो एंजॉय कर सके। अर्जुमंद, हमने बहुत सारी बातें की आज के बच्चों को लेकर, वालिदैन को लेकर, असातिज़ा को लेकर, मुआशरे को लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के वालिदैन की सबसे मेन कंसर्न है, जिनके स्पेशल नीड्स बच्चे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, उनको नहीं पता उन बच्चों को कि एग्ज़ाम एंजाइटी क्या होती है, खौफ क्या चीज़ है, उनको डील करना, उनको टैकल करना, उनको समझाना, उनके लिए आप वालिदैन को कोई एडवाइस दीजिए और उनके बारे में अगर आप बता सकती हैं कि उनको किस चीज़ का खौफ होता है, ताकि हमें जो है, हमारी जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी। देखें, जो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को तो पता है कि उनके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, पेरेंट्स को तो सबसे पहले पता होता जी। है। तो लेकिन बच्चे खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशल नीड बच्चे, उनको तो नहीं पता ना कि वो क्या फील कर रहे हैं। जी। तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यही उनका जुमला होता है। तो उस सूरत में हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा काम रहें, क्योंकि अगर पेरेंट्स काम नहीं हैं तो वो बच्चे की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा डैमेज कर देंगे, बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के रिजल्ट से ज़्यादा बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ किसी बच्चे के कि मैं तारीफ कर रही हूँ, तो मैं उससे कह रही हूँ कि गुड एफर्ट्स, वेरी गुड जॉब, ये जो है ना, जो छोटे छोटे जो जुमले हैं ना, क्योंकि आपका बच्चा जो होता है ना वो सबसे पहले जो है ना वो आपके जुमलों को जो है ना वो रजिस्टर करता है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। बाद में दुनिया क्या सोचती है वो बात बात की आती है, लेकिन अगर वालिदैन ही बच्चे को जो है ना इस तरीके से पॉजिटिवली अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि जो स्पेशल नीड के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए हर स्टडीज़ को, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुरान हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसको उसकी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको स्ट्रक्चर्ड करें। अच्छा, किस तरीके से करें? वैसे तो जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो जानते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। अब पेरेंट्स भी लर्न कर सकते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड करें कि देखो ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैप बना रही हूँ, माइंड मैप बना रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। और उसको हम, एक चीज़ होती है कि जो स्पेशल नीड बच्चा है, या तो आप 400 टाइम्स रिपीट करें उस चीज़ को याद कराने के लिए, या आप 20 टाइम्स उस बच्चे को गेम के थ्रू, खेल के थ्रू वो चीज़ जो है समझाएं। तो चॉइस इज योर्स कि आपको 400 दफ़ा रिपीट करना है या 20 दफ़ा खेल के साथ। बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है वालिदैन का। सही। आजकल की अनफॉर्चुनेटली हमारे, मतलब ये कहें कि बच्चों, वालिदैन के पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, दोनों के पास, किसी के पास टाइम नहीं। लेकिन जब बच्चे खेल रहे होते हैं वालिदैन के साथ तो वो ज़्यादा मेमोराइज करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो समझते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि एक्टिव रिकॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को बार बार रिकॉल करें। अगर हम रिकॉल नहीं करेंगे तो, मैंने ऐसे बहुत सारे हाफिज़ों को देखा है कि जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था वो भूल गए। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं किया, रिपीट नहीं किया। तो वो रिकॉल करना इंसान को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
और होता नहीं कि हम बहुत सारी कोई सूरह याद की थी, अब याद नहीं है वो सूरह। क्यों याद नहीं? क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस रिपीट में नहीं। नहीं किया, वो प्रैक्टिस नहीं की। तो उसको एक्टिव रिकॉल भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। सही। ठीक है, बहुत ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, आपको नज़र आ जाएंगी। जो मेरी बुक है उसमें भी काफ़ी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स लिखी हुई हैं कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से वो ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, किस तरीके से बंद करके करना है, किस तरीके से डूडल करना है। अगर बहुत सारे जब हम एज एग्जामिनर हम जब पेपर्स मार्क कर रहे होते हैं कैम्ब्रिज के, तो हम देखते हैं कि बच्चों ने पीछे डूडल किया हुआ होता है। तो हम सही। समझ जाते हैं कि हाँ, ये बच्चे को उस वक्त एंजाइटी हो रही थी और उस बच्चे ने उस वक्त वहाँ पे डूडल किया हुआ है और उसमें कुछ ड्रॉ किया हुआ है। फिर उसके बाद लेकिन उसने पेपर को वो 5 मिनट्स का या फ्यू मिनट्स का उसने ब्रेक लेके अपने आप को दोबारा रिकलेक्ट किया है और दोबारा से उसने करना शुरू किया। सही। या फिर हम ये कह रहे होते हैं कि अगर बच्चा कोई ऐसा है तो हम उसे कहते हैं कामली, एज अ टीचर्स हम ये कहते हैं बच्चे को, या पेरेंट हम ये कहते हैं कामली कि गो वॉश योर फेस, आई नो यू, आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। अब सही। जाओ अपना मुंह धोकर आ जाओ। क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब पानी मुंह पे पड़ता है ना, या पानी हाथों पे पड़ता है, या बर्फ हाथों पे, हम कहते हैं ना कि एंजाइटी के लिए बर्फ हाथों पे रखें, बच्चों के यहाँ पे कलाइयों पे रखें, बिल्कुल। या ठंडा पानी मुंह पे डालें, तो ये जो बहुत बड़ा पानी बहुत बड़ा हीलर है एंजाइटी के लिए खास तौर सुभान पे। अल्लाह। जी। तो वो अल्लाह की कुदरत है कि हम कुदरत जितना है। ज्यादा उसका एहसान, हाँ, एहसान हम चाहें तो भी अदा नहीं कर कर सकते। सकते हैं। अच्छा अर्जुमंद, आपने माशाल्लाह बुक्स लिखी हैं और आपने एग्जाम एंजाइटी पे ही बुक्स लिखी हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, तो उसमें आप जी, बता दीजिए आपका फोकस क्या था, और अगर जो है अगर उन बुक्स को पढ़ना चाहें तो उसमें आपकी क्या हल हल जो है मिल सकते हैं वालिदैन को? देखिए, एग्जाम एंजाइटी जो है ना, वो फियर कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होता है, जो निकल कर आता है एग्जाम एंजाइटी के नाम पे। सही। तो अगर मैं किसी कहूँ ना कि जी आपको एंजाइटी हुई, जैसे आप हैं एक बड़ी खातून है, अगर मैं कहूँ कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही है, तो जब मैं आपके पीछे लेके जाऊंगी ना कहीं पहले से फियर मौजूद था। तो आप कहेंगे कि मैं आपसे कहूंगी कि आपने फला जगह फेयर महसूस किया, आप कहेंगे हाँ किया। अच्छा, आपको 10 साल की थी, आपको फेयर था, तो आप पीछे जाएंगे, आप कहेंगे हाँ मैंने था, वो फेयर उस वक्त भी था। चलो जी, आप 7 साल की हैं, आपको नजर आ रहा है फेयर, आप कहेंगे हाँ मुझे नजर आ रहा है। फेयर पहले से मौजूद हो गया था, बिल्ड इन हो गया था 5 साल के बच्चे के अंदर, आपने सही। बना दिया वो 5 साल के बच्चे के अंदर, चीख चीख के कि नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसने शक्लें चेंज करनी शुरू कर दी। कभी उसने एग्जाम एंजाइटी की शक्ल ले ली, कभी उसने कुत्ते से डरने की शक्ल ले ली, कभी उसने बिल्ली से डरने की शक्ल ले ली, कभी हाइट से डरने की शक्ल ले ली, कभी किसी और से किसी और चीज़ की शक्ल ले ली। सही। वो शक्लें चेंज होती रहीं, लेकिन वो फेयर रहा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो फेयर निकले, तो ज़रूरी है कि हम पहले से काम करें और पीछे जाएं कि ये फेयर आया कहाँ से। तो उसके लिए एग्जाम एंजाइटी का तो फिर हमें नजर आ रहा है ना, लेकिन एग्जाम एंजाइटी का फिर आया कहाँ से? तो बिल्कुल। उसके लिए जो दो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं मरियम, 2 बुक्स, जिसमें पहला जो ग्रुप है वो है 3 साल के बच्चे से लेकर या 4 साल के बच्चे से लेकर 10 साल तक के बच्चे का, जिसमें डूडलिंग के मेथड्स हैं, कलरिंग के मेथड हैं, 1 स्ट्रोक एट अ टाइम, सही। एक टाइम पे एक ही स्ट्रोक है वो। और फिर वो पूरा प्रोसेस है कि वो बच्चे को पेरेंट्स वो रीड करके सुनाएंगे, फिर वो बच्चा जो है ना वो प्रोसेस करेगा और फिर वो जो है ना वो कलरिंग करेगा। और फिर दूसरा जो है, दूसरा ग्रुप जो है वो 10 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चों के लिए है। सही। तो वो वाला जो ग्रुप है, वहां पे उन लोगों को क्या क्या एंजाइटी हो रही होती है, उसके लिए जो है ना वो प्रैक्टिसेस हैं कि चलो जी, ये जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक्स है कि ग्राउंडिंग टेक्निक्स कैसे करनी है, या आइस मेथड है उसका, तो वो आइस मेथड वो किस तरीके से। ऑल दो बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि जी हम जी वो अपना आपने हमारे बच्चे को दी थी वो एक्सरसाइज बुक और वो वर्क बुक, और लेकिन हम भी करते हैं, हमें भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो फर्क पड़ता है। तो उसमें 5 फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, 5 कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज हैं दोनों बुक्स में, और इस तरह भी 5 कलरिंग एक्सरसाइजेज हैं और 5 डूडलिंग एक्सरसाइजेज हैं। सही। सही, बेहतरीन है, क्योंकि ये जिस तरह इस तरह के काम होने चाहिए, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ताकि वालिदैन की भी हेल्प हो और बच्चों की भी हेल्प हो। अच्छा अर्जुमन, वक्त जो है हमारा बहुत कम रह गया है, बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अच्छी सी कोई टिप्स दे जाएँ हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा को, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे माशरे को, जिससे हम बेहतरीन तालीमी माहौल जो है वो बना सकें और बच्चे जो है ना एग्ज़ाम्स को बड़े अच्छे तरीके से लें और अपनी कारकर्दगी जो है वो 100% लेकर आएँ। देखिए, पहले मैं ये बात समझती थी कि बच्चे सिर्फ कॉपी कैट होता है,
है ना, जो हम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं तो बच्चे भी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, जी। अगर हम टीवी पर ड्रामों में मस्त हैं और तो वो भी लगे हुए हैं। अगर हमारे पास जो है ना वो 50 जो है ना वो सिर्फ कुकिंग वीडियोस पहले आती हैं, फिर उसके बाद कोई काम की वीडियो आती है, तो बच्चे भी वैसे ही हैं। अगर हम मेकअप में घुसे हुए हैं तो बच्चे भी वैसे ही हैं। ये बात हमें समझनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, तो पहले आप तो एग्जाम दे के देखिए, बैठिए उस एग्जाम्स में, ना हो वो एग्जाम कोई और एग्जाम देख के देखिए। तो मेरा बच्चा जब कहता था कि फला यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन इतना मुश्किल है, तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं लेके देखती हूँ। पहले मैंने एडमिशन लिया, मैंने कहा अब बताओ मुझे। तो वो बच्चे चुप हो गया। पहले जमाने में सिर्फ जो है ना वो कॉपी करते थे, आजकल के जमाने में जरा सवाल भी करते हैं आपसे। बिल्कुल, उनके सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, वो आपको ऑथेंटिक बात देने करते हैं, बिल्कुल। ऑथेंटिक बात करते हैं। फिर उसके बाद ये भी सवाल करेंगे ना वो आपसे कि जी आप हमसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैट्रिक में आपके हमारे इतने अच्छे नंबर, आपके क्या थे, सही। आपके क्या थे, वो सवाल ये भी होगा। फिर उसमें होता है कि हम पेरेंट्स ऐसा ये कह रहे होते हैं कि जी नहीं नहीं हमारे पास इतने रिसोर्स है, वो रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं। हम सही। कॉज पे नहीं आते, हम इफेक्ट पे रहते हैं मुस्तकिल। आजकल के ज़माने के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि वालिदैन को खुद काम रहना पड़ेगा। जो चाहते हैं कि वो बच्चों से कराएं, वो सबसे पहले खुद करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़, सही। ज़रूरी नहीं है कि आप भी जाके मैथ्स का एग्ज़ाम लिख रहे हो या साइंस का एग्ज़ाम लिख रहे हो या इंग्लिश का एग्ज़ाम लिख रहे हो, लेकिन आप सही। अगर वो माहौल बनाएंगे कि हाँ जी जब किसी के इम्तिहान होते हैं तो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल, और हम सारी ऐसे ही चीज़ें पढ़ना छोड़ चाहिए। सकते हैं। जी, हाँ, नहीं। हम सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, हम अपना पीएस भी पी छोड़ सकते हैं, हम अपना बिल्कुल। ड्रामे भी छोड़ सकते हैं, हम अपनी आउटिंग भी छोड़ सकते हैं, हम सब ब कुछ कर सकते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं तो हम सुकून से सोते हैं, हमारे लिए सही। सोना ज़रूरी है, हम रात भर जागते नहीं हैं। सही, जब बहुत एग्जाम्स होते हैं तो शुक्रिया हम अर्जुमन। जंग नहीं जी, करते। जी। बहुत शुक्रिया अर्जुमन, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू आपके साथ रही, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मदीहा का। मदीहा ने इतनी ज़बरदस्त जो है रेसिपी वो बनाई है, और हम आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो है जब अपना इस तरह का वक्त आए, कोई भी खौफ हो आपको ज़िंदगी में, तो आप उस खौफ से न डर होकर उसका मुकाबला करें। और चाहे वो कुकिंग का खौफ हो, कुछ लोगों को कुकिंग नहीं आती, मदीहा हमारे साथ मौजूद होती हैं, हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपी, ईजी रेसिपी लेकर आती हैं। ट्राई करें और अपना फीडबैक भी हमें दीजिए कि किस तरह से आपको लगा। अगर इस तरह का आपको कोई खौफ है तो आप अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने आप को जो है मजबूत बनाइए, ताकि आप मजबूत मुआशरा और मजबूत जो है नस्ल वो परवान चढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम का, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।